हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लेके आया हूं मैं। आज हम इन जनरल कलर ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो लोग भी बिगिनर है या एडवांस है या इंटरमीडिएट है, फर्क नहीं पड़ता, ये ट्यूटोरियल सबके लिए है। ये एक क्रैश कोर्स है। तो मेरा ये मानना है कि हम कितना ही एडवांस हो जाए, हम कितना ही आगे निकल जाए, बट हमें हर किसी की वीडियो से या हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो इस ट्यूटोरियल से भी मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को तो जरूर मिलेगा। एक सेकंड गाइस, मैं आप लोगों को यहीं रोक देता हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वो ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें कि मैं एडिटिंग सिखाऊंगा या दाविंची का ओवरऑल फ्यूजन या जैसे कहते हैं कि फेयर लाइट का मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ये कलर ग्रेडिंग पे फोकस्ड है, ये ट्यूटोरियल भी और ये चैनल भी। तो इसमें हम कलर ग्रेडिंग की ही बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको दूसरे पेजेस जरूर बताऊंगा, बट उसमें सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना कि आपको जरूरत है एक प्रोजेक्ट को कलर ग्रेड करने के लिए। एंड विद दैट लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों को बताने के लिए। मैंने लाइव 1-on-1 ट्रेनिंग स्टार्ट करी हुई है। 1-on-1 ट्रेनिंग होगी मेरी और आपकी। अगर किसी को भी लगता है मेरी यूट्यूब वीडियोस देख के कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या जो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है और आप लोग चाहते हो कि आप और डिटेल में एकदम प्रॉपर प्रोफेशनली सीख सको, तो इसी के लिए मैंने लाइव 1-on-1 ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, बिल्कुल प्रोफेशनली कलर ग्रेडिंग में घुसने के लिए। एनीवन इज इंटरेस्टेड, ड्रॉप मी अ डीएम ऑन कलरिस्ट शिवम ऑन इंस्टाग्राम एंड विल डिस्कस फर्दर। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो गाइस इससे पहले मैं यार वीडियो शुरू भी करूँ ना, सबसे पहले मैं ये चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी भी मतलब काइंड ऑफ ऑन द फेंस है कि देखो रिजॉल्व आजकल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग रिजॉल्व यूज़ कर रहे हैं, बट वो अभी भी प्रीमियर प्रो में हिचकिचा रहे हैं। जितनी भी आप आज के डेट में जितनी भी आपकी कोई भी फेवरेट मूवी सोच लो जो रिसेंटली आई है, चाहे वो टॉप गन मैवरिक थी, चाहे वो जोकर थी, चाहे वो बैटमैन थी, ऐसे ही जितनी मूवीज आई है, ये सारी की सारी आप मानो या ना मानो, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो, ये सारी की सारी रिजॉल्व पे ग्रेड हुई है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को इस टाइम पे क्या चीज़ रोक रही है। अगर आप एक एडिटर और एक कलरिस्ट दोनों हो, ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो है यार, रिजॉल्व फ्री है। तो फ्रीली डाउनलोड कैसे करना है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। इनको पता है कोई बात नहीं, यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट जिन लोगों को नहीं पता आई विल जस्ट शो इट वंस कि अगर आपको स्टार्ट होना है, आप आज रिजॉल्व में स्विच होना शुरू करते हो तो कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली इतना सिंपल है, आप लिटरली लिखो रिजॉल्व डाउनलोड और उसको सर्च कर दो। सबसे पहला लिंक ये आएगा ब्लैकमैजिक डिज़ाइन का, इसको खोलना है। ये लिंक खुलते ही आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्टूडियो वर्जन, ऑब्वियसली दैट्स द पेड वर्जन, और ये है आपका फ्री वर्जन। आपको सेलेक्ट करना है, आप मैक पे हो, विंडोज़ पे हो, लिनक्स पे हो, तीनों पे रिजॉल्व अवेलेबल है। अगर मैं जैसे विंडोज़ पे हूँ तो मैं क्लिक करूँगा। बेसिकली क्लिक करते साथ ही ये आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर भरना है, मतलब मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए बट ज़रूरी नहीं, आप बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी दो, मतलब कुछ लोग नहीं प्रोवाइड करना चाहते। अगर आप बेचारा, आप बस यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरो, रजिस्टर एंड डाउनलोड पर क्लिक करो और सीधा डाउनलोड शुरू हो जाएगा। इतना सिंपल है और इस यहाँ से आपका रिजॉल्व खुल जाएगा। उसके आगे क्या चीज़ है, ओके, तो जैसे ही आप रिजॉल्व खोलोगे तो आपके पास में कुछ ऐसे विंडो आएगी। पीछे रिजॉल्व खुला नहीं होगा, आप यहाँ से स्टार्ट होगे। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपको रिजॉल्व दिखा देता है। रिजॉल्व काम करता है डेटाबेसेस में, तो यहाँ पर आपके सारे डेटाबेसेस रहेंगे जो भी आपको चाहिए, और अलग अलग डेटाबेस आप रख सकते हो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, एक डेटाबेस में अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा डाल देते हो तो कई बार वो हैवी हो जाता है, तो मैं सेग्रीगेट करके रखना प्रेफर करता हूँ। तो आप बेसिकली अलग अलग डेटाबेस बना सकते हो और उसके बाद यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके अलग अलग न्यू प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर काम कर सकते हो। तो जैसे ही आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे, आप यहाँ पर आ जाओगे। तो ये जो है ना, ये मुझे रिजॉल्व का बहुत अच्छा पार्ट लगता है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप अपने सारा डेटा मैनेज और सेग्रीगेट करके एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो क्या है कि प्रोजेक्ट में घुसने से पहले अगर आप अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर लोगे ना, वीडियो अलग, ऑडियो अलग, वीएफएक्स शॉट्स अलग, इफेक्ट्स अलग, तो आप जब एडिट कर रहे हो तो यार एक तो टाइम बचता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ क्या चली गई है, ठीक है। तो और एक और बहुत काम की चीज़ आप लोगों को इसी के साथ दिखा देता हूँ। तो कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने टाइमलाइन बनाई हुई है, मैं ये डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप जैसे ही आओगे, जैसे सपोज मैंने सिर्फ ये 2 शॉट्स अभी इंपोर्ट किए हैं। इंपोर्ट कैसे करते हैं उस पर आता हूँ, बट उससे पहले इंपोर्ट करो या उस करने के बाद भी और करने के पहले भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है जनरल ऑप्शंस पे। जनरल ऑप्शंस में आपने कलर के अंदर नीचे आना है और ये यूज़ टाइमलाइंस बिन, इस ऑप्शन को टिक करके सेव कर देना है।
तो बेसिकली क्या है ना यार, ये देख रहे हो इसने करते साथ ही एक ना मेरा अलग से फोल्डर बना दिया टाइमलाइंस का, ये ना डिलीट हो सकता है ना कुछ हो सकता है, ये बस रहेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये बहुत बार प्रीमियर प्रो यूजर्स के साथ तो खासकर बहुत बार होता होगा, अगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया शुरू में, मैंने यहीं पर जाके कोई टाइमलाइन क्रिएट कर दिया, इंपोर्ट कर दी, फिर ना वो इतने सारे मीडिया के बीच में गुम हो जाती है, तो मुझे ढूंढनी पड़ती है कहाँ है। तो इसमें क्या है, जैसे ही मैं जाऊँगा ना, मैं कोई भी टाइमलाइन क्रिएट करता हूँ ना, मैं अगर एडिट पेज पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन क्रिएट करूँगा तो वो अपने आप टाइमलाइन बिन में डाल देगा। मैं कितनी ही क्रिएट करूँ, अपने आप जाके उनको टाइमलाइन बिन में डाल देगा, मुझे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मुझे पता मेरी सारी टाइमलाइंस यहाँ पर है, मुझे जाके यहाँ पर अपनी फाइल्स के बीच में ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यहाँ जाऊँगा, मेरे को मेरी सारी टाइमलाइंस शो हो जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ रिजॉल्व जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वो है इसका मीडिया पेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्ट कैसे करनी है। तो मीडिया पेज का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर ये आपको आपकी सारी ड्राइव्स दिखा देगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जितनी भी आपकी ड्राइव्स है आपको यहाँ दिखा देगा। बेसिकली उसके अंदर जाके यहाँ से या तो राइट क्लिक करके इम्पोर्ट कर सकते हो, या तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। मतलब आप किसी भी तरीके से करोगे तो आपका मीडिया आप यहाँ पर इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। उसी के लिए आप यहाँ पर अलग अलग बिन्स बना सकते हो। जैसे आपने ओके, ये एक और चीज़ दिखाने वाली है, तो जो आपका सिलेक्टेड होगा उसके अंडर बिन बनेगा। अभी मैंने जैसे टाइमलाइन सिलेक्टेड था, मैं न्यू बिन किया तो वो टाइमलाइंस के अंडर बनाने लग गया। तो आपको टाइमलाइंस में नहीं बनाना है, मास्टर में जाके हमेशा यहाँ पर आप न्यू बिन्स बना सकते हो। जैसे मैंने अपना वीडियो अलग रख लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने एक और बिन बना लिया कि यहाँ पर मैं अपना ऑडियो अलग रखूँगा, ठीक है, वीडियो और ऑडियो, यहीं पर मैंने अपनी सारी डेटा की सेग्रीगेशन कर ली। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है, आप राइट क्लिक करके यहाँ पर लोकेशन ऐड कर सकते हो। जैसे कोई बहुत ही लोकेशन आप फ्रीक्वेंटली जहाँ से आप यूज़ करते हो, जैसे डाउनलोड्स होते हैं, हम लोग बहुत जो भी हम डाउनलोड करते हैं हमें कभी ना कभी वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा करना पड़ता है। तो आप वो क्विक एक्सेस के लिए वो लोकेशन यहाँ ऐड करके रख सकते हो। तो आप वो खोलोगे, आपके डाउनलोड्स आएंगे, आप सीधा अपना मीडिया ड्रैग एंड ड्रॉप करो जिस फोल्डर में करना है, और वहाँ से आप आगे एडिट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, जो रिजॉल्व का मेन कहानी है और जिसके लिए आप सब यहाँ पर आए हो, कलर पेज। तो कलर पेज के अंदर देखो वैसे बहुत कुछ है, बट मैं बेसिकली उन चीज़ों पे फोकस करूंगा जो डे टू डे लाइफ में एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ की आपको आपके प्रोजेक्ट करते वक्त वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है, इंटरफेस एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका व्यूअर है, जहाँ पर आपको दिखेगा आप क्या ग्रेड कर रहे हो। यहाँ पर आपके नोट्स बनते हैं। ये आपका क्लिप वाला ऑप्शन है, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। आपको क्लिप के थंबनेल्स दिखाएगा सारे जितने भी हैं। ये आपका टाइमलाइन है, यहाँ जितनी भी टाइमलाइन है कट्स होंगे, आपको आपके सारे कट्स दिखा देंगे। ठीक है, इसको भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। सिमिलरली आप नोट्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, बट नोट्स ऑफ करके आप काम नहीं कर सकते, तो नोट्स आपको ऑन रखने पड़ेंगे। उसके अलावा जो चीज़ है, यहाँ पर आपके सारे इफेक्ट्स आते हैं, जो कि जिनको भी हम रिजॉल्व में OFX कहते हैं। उसके अलावा ये है लाइट बॉक्स, यहाँ पर आपके सारे के सारे शॉट्स आते हैं। अगर आपने कभी ग्रेड कर रखे हो तो वो एज अ मतलब जब हम शॉट मैचिंग कर रहे होते हैं ना, ये चीज़ तब काम आती है कि हम जब यहाँ सारे शॉट्स दिखते हैं और हमने ग्रेड कर दिया पूरा प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ जाके देख सकते हैं कि ओवरऑल सारी चीज़ मतलब ठीक दिख रही है। एक जिसे कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू से, कि कुछ भी ऑफ तो नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आप पकड़ सकते हो कि अगर कोई शॉट बिल्कुल एकदम ऑफ दिख रहा है, बीच में एकदम से वो नोटिस हो जाएगा कि ये ऑफ दिख रहा है। तो ये हमारा लाइट बॉक्स है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास गैलरी है, जिसमें हम स्टिल्स कैप्चर कर सकते हैं अगर हमको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को भेजने हैं, या हमको अपना ग्रेड सेव करके रखना है। क्योंकि रिजॉल्व में क्या होता है, जब आप स्टिल कैप्चर करते हो ना, तो वो सारी नोड इन्फॉर्मेशन रखता है। तो आप वो स्टिल जाके कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो उसमें सारी कलर ग्रेडिंग और नोड्स की इन्फॉर्मेशन उसी स्टिल के अंदर होती है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर आपके सारे लट्स हैं, और लट्स के अलावा यहाँ पर मीडिया पूल है, जहाँ पर कि आपके सारे शॉर्ट्स और जो भी आपने इंपोर्ट करके बना के रखा है अपना मैनेज करके फोल्डर सिस्टम, वो सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सारा मैनेजमेंट वाला इशू। अब आते हैं ग्रेडिंग कंट्रोल्स के ऊपर। तो मैं ये दोनों चीज़ें ऑफ रखता हूँ ग्रेड करते टाइम, क्योंकि मेरे को इमेज पे फोकस करना है और मेरे नोट्स खोले होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जहाँ पर हमारे की मेजर जिसे कहते हैं ना, मतलब 90% ग्रेडिंग यहाँ पर होती है, वो हमारी प्राइमरी व्हील्स। ठीक है, लिफ्ट, गामा, गेन और ऑफसेट। तो ये प्राइमरी व्हील्स हैं, प्राइमरी बार्स और लॉग व्हील्स। इन तीनों से सारी गेम मोस्टली हो जाती है। इसके अलावा अब रिजॉल्व ने HDR व्हील्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। यहाँ पर आप जाके और ग्रैनुलर और माइन्यूट करेक्शंस कर सकते हो इसमें जाके। उसके अलावा हमारे पास जो मतलब सबसे ज़्यादा बहुत लोग इससे ग्रेड करना प्रेफर करते हैं, हमारे कर्व्स हैं। आप चाहे इंडिविजुअली यूज़ कर लो एक एक चैनल को, या इन सबको लिंक करके एक ही साथ में यूज़ कर लो। उसके बाद हमारे पास हमारे ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, अपना ह्यू वर्सेस ह्यू, सैचुरेशन वर्सेस ल्यूमिनेंस और ल्यूमिनेंस वर्सेस सैचुरेशन, ये सारे ग्राफ्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा क्वालिफायर है, जो कि स्किन्स और किसी भी चीज़ पे पर्टिकुलरली काम करने के हमारे काम आता है। ये हमारे पावर विंडोज़ है, हमारे ट्रैकर है। तो बेसिकली आप लोगों को ना ये मेजर 4-5 चीज़ें ही चाहिए होती हैं, जो कि एक ग्रेड को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मतलब और बहुत चीज़ें हैं, बट इससे 99% हमारा काम हो जाता है।
क्योंकि ये मैं अभी बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अभी बाकी टूल्स नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि आपको एक शॉर्ट टाइम में मुझे प्रॉपर सब कुछ बताना है। अगर मैं हर एक चीज़ को, हर एक टूल को बताने लग जाऊँगा तो ये ट्यूटोरियल 2 घंटे का हो जाएगा, और देखो फिर कोई नहीं देखने वाला, सब बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी इसमें इतना बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या थोड़ी बहुत ही पता है, बट आपको करके देना है प्रोजेक्ट, तो आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करके प्रोजेक्ट फाइनलाइज करके उसको दे सकते हो। ओके तो इससे पहले कि हम ग्रेडिंग शुरू करें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कलर पेज का, जिसको देख के सारी गेम होती है, इसको देख के हमने ग्रेड करना है, वो है हमारे स्कोप्स। तो हर एक बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि उसने स्कोप्स कैसे सेटअप करने हैं। तो अगर आपके पास में सिंगल मॉनिटर है तो आप बाहर ना रखो, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप यहीं पर रखो, उसको अंदर ही रखो। बट अगर आपके पास एक और मॉनिटर है तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका स्कोप बाहर आ जाएगा। तो अगर आपके पास 2 मॉनिटर है, जैसे ही आप उनको बाहर लेके आएंगे, आप अपने स्कोप्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपैंड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने स्कोप को 4 तरीके से रख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप 2 में रखो और यहाँ पर वेक्टर स्कोप रखो, क्योंकि यही 2 मेन ग्राफ्स है जो हमको सबसे ज़्यादा काम आते हैं। बट आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1 भी रख सकते हो, आप 2 भी रख सकते हो, आप 4 भी रख सकते हो। और इसको उठा के आप अपने दूसरे मॉनिटर पर ड्रा करके रख सकते हो, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ताकि ये यहाँ पर हमारी जो ये स्पेस खा रहा है वो ना खाए। और अगर आपके पास सिंगल मॉनिटर है तब भी आप ये कर सकते हो कि आप 2 करके आप इसको यहाँ नीचे रख लो, जब तक आप ये सब नहीं यूज़ कर रहे हो, और यूज़ जब कर रहे हो तो आप उसको वापस डाल दो। तो ये स्कोप सेटअप करने का तरीका था। इसी में इंडिविजुअली क्या है कि ये स्कोप तो ऐसे ही ठीक है। वेक्टर स्कोप में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वेक्टर स्कोप में आप हमेशा जाओ, अपनी सेटिंग्स में जाओ, और सबसे पहले तो 2x जूम कर लो और शो स्किन टोन इंडिकेटर, ये 2 चीज़ें ऑन कर लो, क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप स्किन टोन्स पे काम कर रहे हो, जब आप वाइट बैलेंस चेक कर रहे हो स्कोप से अपना। और इसके अलावा तो ये स्कोप एज इट इज ठीक है, आपको और कोई सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है स्कोप। मैंने आपको बाकी सब कुछ बता दिया जो भी आपको चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए ग्रेडिंग शुरू करने से पहले। तो अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, कलर ग्रेडिंग करनी है। तो आपने जब अपनी टाइमलाइन सेट कर ली, आप कलर पेज पे आ गए, आपके पास काफ़ी सारी फुटेजेस लाइंड अप है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है शॉर्ट बाय शॉर्ट, अभी यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल क्लिप्स नहीं है, वरना आपने क्या करना है, आपने सिमिलर लोकेशंस को पहले सेग्रीगेट कर लेना है अपने हिसाब से कि ये सिमिलर लोकेशंस हैं, इन पे एक ग्रेड चलेगा, ये अलग लोकेशन है, इन पे एक ग्रेड चलेगा। ऐसे करके नाइट, डे और लोकेशन के हिसाब से अपने स्टॉक फुटेजेस को अपने दिमाग में सेग्रीगेट कर लेना है कि इन पे अलग अलग ग्रेड होगा, और ये ग्रेड इस पूरी लोकेशन या इस नाइट या डे पे एक करूँगा, वो लग जाएगा माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले जो आपने करना, अभी यहाँ पर आपने ये दिमाग नहीं लगाना कि भाई मैंने इसको क्या लुक देनी है, मैं क्या करूँ इसके साथ। उस चीज़ से पहले आपको जो एक चीज़ करनी है, सबसे पहले अपने फुटेज को स्क्रब थ्रू करके एनालाइज करके एक हीरो फ्रेम पिक करना है। तो मेरी फुटेज का हीरो फ्रेम आएगा यहाँ पे। इसका रीज़न क्या है, हीरो फ्रेम कैसे पिक करते हैं वो बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार हमारा कैरेक्टर मूव कर रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, उसका एक हाथ फ्रेम के बाहर चला गया, पैर, मुंह, कुछ भी फ्रेम के बाहर चला गया, तो क्या होगा, अगर मैंने कुछ भी ग्रेड किया है, कुछ क्वालिफाई किया है, कुछ इफेक्ट अप्लाई किया, तो जब उसका हाथ वो वापस आएगा तो उस पर वो चीज़ सही से अप्लाई नहीं हो रखी होगी, जो कि गड़बड़ है। तो ऐसा तो हम नहीं होने दे सकते ना। तो इसीलिए हीरो फ्रेम वो पार्ट होता है, वो फ्रेम होता है जहाँ पर सब कुछ फ्रेम के अंदर है, हमें क्लियरली विजिबल है सारी इन्फॉर्मेशन। तो वो फ्रेम पिक करना है। सबसे पहला काम जो करना है, उसको कॉन्ट्रास्ट वाइट बैलेंस देना है, प्रॉपर सेपरेशन क्रिएट करनी है, और उसके बाद दिमाग लगाना है कि भाई अब मुझे इसमें क्या क्या करना है, किस किस पार्ट में जो ग्रेडिंग वाला पार्ट है वो तब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हम इसमें करेंगे, हम कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस देंगे, कीपिंग इन माइंड कि हमको सेपरेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वो करने के लिए आप अपने हमेशा परेड खोल के रखो, कॉन्ट्रास्ट देते हो। वाइट बैलेंस के लिए आप चेक करने के लिए वापस वेक्टर स्कोप पे जा सकते हो, बट ग्रेड करते टाइम इनिशियली परेड का यूज़ करो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला नोड हमेशा नॉइज रिडक्शन के लिए रिजर्व्ड है, यूज़ हो या ना हो रखना है। उसके बाद 2 नोड्स बनाने हैं और नीचे आ जाओ। अब ये चीज़ करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, वो 2 तरीके ये हैं कि एक तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आपने जो कैमरा यूज़ हुआ है, जिस पे ये शूट हुआ है, आपने किया है किसी ने भी, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि उसमें क्या कलर स्पेस इनपुट हुई थी और क्या गामा इनपुट हुआ था, तो ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक वे यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं पर्सनली नहीं इतना प्रेफर करता, क्योंकि ग्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट मैनुअल कंट्रोल एंड ग्रैनुलर डिटेल्स। बट वो भी एक तरीका है कि कभी कभी ग्रेड हमको थोड़ा जल्दी करना होता है, तो हमको एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट मिलने में बहुत हेल्प कर देता है। तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये 2 नोड तो रखने ही है। 3rd नोड में आपने जाना है। 3rd नोड में आपने जाके कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये है, कलर टाइप करोगे तो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, ये आपने डालना है। तो अगर आपको पता है कि क्या था, तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर दोगे अपने कलर स्पेस में। जैसे कि ये सोनी पे शूट हुआ था, तो एसगैमेट 3 और यहाँ पर जाके एसलॉग 2। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने इनपुट कर दी। सॉरी, एसगैमेट 3 से सिने पे ये था और एसलॉग 2। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें इनपुट कर दी है। इसने क्या करा, मेरे को एक बेसिक कन्वर्जन करके दे दिया मेरे लॉग से RX709 की तरफ। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद यहाँ से आगे मेरे को करना है कि मुझे इसमें
क्या चेंजेस करने, इसने तो बहुत ही बेसिक काम करके दिया, ये बस एक मतलब हल्का सा मान लो इसने कॉन्ट्रास्ट ऐड करके दे दिया है, जो कि मतलब इतना काम का नहीं रहा मेरे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैनुअल ऑलरेडी मेरे को इसमें अभी भी करना ही पड़ेगा, तो इसका ऐसा जितना कोई यूज़ रहा नहीं, बट स्टिल एक थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट इसने दे दिया है, तो इसके ऊपर आगे अब हम यहाँ से काम करना शुरू कर सकते हैं, अपना कॉन्ट्रास्ट देना शुरू कर सकते हैं। तो सैचुरेशन दे दो थोड़ी, और इसके बाद इसको वाइट बैलेंस कर लो, क्योंकि रेड बहुत ज़्यादा है, रेड से शुरू करते हैं कम करना, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस भी हमारा आ गया, हमने वो रेड कास्ट हटा दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट और वाइट बैलेंस हो गया इसके साथ में, तो ये तो सबसे पहला स्टेप था। बट अभी भी मैं जो कहता हूँ कि मैं इसे बेटर कर सकता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर मैं इसको मैनुअली करता, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देखो इसने इतना क्या ही करके दिया है हमको, इतना तो इससे जल्दी तो हम मैनुअली कर सकते थे। बट ये चीज़ हमको तब बहुत काम आती है अगर ये क्लिप होती रॉ, तो क्या होता है अगर हम रॉ की सेटिंग्स डालते तो हमारे पास उसके बाद में ये सारे ऑप्शंस भी एनेबल हो जाते हैं, जो कि कलर, टेम्परेचर, टिंट, एक्सपोजर, इट्स जस्ट लाइक यूर शूटिंग। उस टाइम पे आप जो सेटिंग्स अपने कैमरा में चेंज करके एडजस्ट कर सकते हो वो आप रॉ क्लिप्स में कर सकते हो, बट क्योंकि ये रॉ क्लिप नहीं है तो मैनुअल इज़ द बेस्ट वे टू गो। तो मैं इन तीनों नोड्स को डिलीट कर दूंगा और मैं दोबारा से 2 नोड बनाऊंगा, बट इस बार मैं 3 नोड बनाऊंगा। थर्ड पे मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, थर्ड अभी सिर्फ रखा होगा। तो थर्ड वो नोड था जिसमें मैंने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म डाला था, बट अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं अपना कॉन्ट्रास्ट सेट करूंगा, सैचुरेशन दे देते ताकि हमको दिखाई दे कि हमारी क्लिप में क्या हो रहा है। वाइट बैलेंस पे आते हैं, तो ये जो तीसरा नोड मैंने रखा था ना, इसका रीज़न ये है कि अब जब मैंने वाइट बैलेंस कर लिया तो आप ध्यान से देखो, ये मेरा ग्राफ यहाँ पर देना, परेड पे ध्यान देना। तो मेरा जो ग्राफ था वो ये था जब मैंने वाइट बैलेंस नहीं किया था, तो क्या हुआ, वाइट बैलेंस करते टाइम ना वो हमारे एक्सपोजर के साथ भी छेड़छाड़ होती है, क्योंकि कलर और एक्सपोजर एक दूसरे से लिंक्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है। तो इस तीसरे नोड में मैं वापस से अपना कॉन्ट्रास्ट वैसे सेट कर लूँगा जैसे वो था वाइट बैलेंस के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, और मुझे लगता है अभी भी ओवरऑल थोड़ा सा इस फुटेज में से रेड और कम हो सकता है, इतना। ओके, तो ये 3 चीज़ें हमने कर ली है। तो ये कंपैरिजन है जो हमने किया था ऑटोमेटिक के साथ वर्सेस जो हमने किया मैनुअल से, ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं खुद ही, क्या आप मतलब ऑब्वियसली जिसको जो सूट करता है, जिसको जो बेटर लगता है वो उसके ऊपर है, वो उस पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से वो कर सकता है। बट मैंने अपनी तरफ से दोनों तरीके दिखा दिया है ताकि आप कर सको। अब इस पॉइंट पे आप लोगों ने दिमाग लगाना है कि अब मेरे पास ये शॉट आ गया, मैं इसको लॉग से बाहर ले आया हूँ, मैंने इसी कन्वर्जन कर लिया रेक्स 709 में, मैंने कॉन्ट्रास्ट वाइट बैलेंस कर लिया है। अब मैं इस शॉट में क्या क्या कर सकता हूँ, तो आपने इस पॉइंट पे सोचना शुरू करना है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर शॉट, क्योंकि हम अब इस पे काम कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। ऐसे शॉट्स में यूजुअली देखो कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं यूज़ हो रखी, कोई सिनेमा कैमरा नहीं है, नॉर्मल मिररलेस सोनी के कैमरा पे शूट हो रखा है। तो इन सिचुएशंस में आपको मतलब यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इस सिचुएशन में आप क्या बेस्ट कर सकते हो, आपको ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना ऐसे सिचुएशंस में, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्काई पे सबसे पहले काम करो, कि स्काई देख रहे हो कितना फ्लैट है, उसमें थोड़ी सी डेप्थ ऐड करो। वो डेप्थ ऐड करते ही बहुत अच्छा ऑप्शन आने, मतलब ऑप्शन कह रहा हूँ, स्काई में डेप्थ ऐड करते ही एक बहुत ही अच्छी फील आनी शुरू हो जाएगी इस फुटेज में। तो वो कैसे करना है उसका बड़ा सिंपल तरीका है, मैं दिखाता हूँ। एक नोट लीजिए, पावर विंडोज़ हमको बहुत काम आती है 8 बिट फुटेज और ऐसे सिंपल फुटेजेस में क्वालिफायर मत यूज़ करो जितना हो सके, बट कैसे करना है वो उसका एक जुगाड़ मैं अभी बताऊंगा कि अगर करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहते हैं, ये ले लीजिए, ठीक है, और अपना ये ऑन कर लो। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एच, ऑन और ऑफ करने का। तो एक ग्रेडियंट जो है इसको बड़ा कर लो और इसको ऐसे कर लो, यहाँ तक ले जाओ और भी ऊपर ले जाओ, और थोड़ा सा इसको ऐसा टेढ़ा कर लो यहाँ तक। ठीक है, तो इसके बाद में आपने क्या करना है आपने अपने गेन में जाना है और इसको कलर देना है। अब मैं क्योंकि वार्म की तरफ थोड़ी फुटेज रखना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा सा कलर दे दूँगा इसको,
थोड़ा ऐसा, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और भी नीचे यहाँ तक लेके जाऊँगा ताकि वो ग्रेडियंट जो है जो आप लोगों को दिख रहा है ना वो अच्छे से आ जाए। तो हम इसको फिट करके देखते हैं। ये फुटेज थी इसके बिना और ये उसके साथ। आप खुद ही देख रहे हो ऑलरेडी कितनी डेप्थ ऐड हो गई है। हम थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके आएंगे तो और थोड़ा नेचुरल लगेगा वो, ठीक है। तो ये हमारी फुटेज ऑलरेडी इतनी डेप्थ ऐड हुई क्योंकि स्काई से ना पीछे बैकग्राउंड बहुत ब्लैंड लग रहा है। ऐसे क्या है, थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है। अच्छा, जब ये चीज़ देनी है तो साथ के साथ इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो वो जैसे ही फुटेज मूव होगी आपका ये भी मूव हो जाएगा, तो बहुत ही वियर्ड लगेगा फिर वो। तो आप पहले इसको ट्रैक कर लो प्रॉपरली और फिर वापस से अपने हीरो फ्रेम पे आ जाओ, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आप क्वालिफायर यहाँ से ऑफ कर लो ताकि आपको दिखाई दे। तो अभी तक हम इतना कर चुके हैं। सेकंड चीज़ जो अब मैं इसमें दिमाग लगाता हूँ, अच्छा मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, तो मेरे कैरेक्टर को मैं और थोड़ी डेप्थ दे सकता हूँ। अभी भी क्या है वो, मतलब ठीक है अच्छा लग रहा है ये शॉट नो डाउट, बट अभी भी वो थोड़ा और मेरे बैकग्राउंड से पॉप होकर बाहर आ सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली और पावर विंडोज़ का यूज़ करूँगा। तो मैं जाऊँगा रीलाइटिंग करना जिसको कहते हैं, रीलाइटिंग करूँगा। तो मैं अपने इस पे सपोजिटली अगर हमने फेस लाइट दी होती है, हमारे कैरेक्टर को अलग से एक लाइट दी होती, तो वो इफेक्ट क्रिएट करने की मैं कोशिश करूँगा इन पोस्ट। तो मैं इसको अच्छा खासा सॉफ्टन दूंगा और इसको इन्वर्ट कर दूंगा और गामा का जो है नीचे पुश करना शुरू करूँगा, मतलब मेरे बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करूँगा, ठीक है। और इसको सॉफ्टन और भी दे देंगे क्योंकि ये फेक नहीं लगना चाहिए, इसलिए अच्छा खासा सॉफ्ट दे दो। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ जाना है, आउटसाइड नोड लेना है, इसको वापस फिट कर लो ताकि आपको दिखे कितना देना है। और यहाँ पर जाके थोड़ा सा आप जो है अपना गेन बढ़ा सकते हो और गामा हल्का सा, सॉरी गामा का लिफ्ट अपना नीचे ला सकते हो। तो ये दो नोड्स ने कितनी डेप्थ ऐड कर दी है। हमारा शॉट बिल्कुल ही फ्लैट था, लग रहा था, पता भी लग रहा था कि कोई लाइटिंग यूज़ हुई है, बट अब कोई नहीं कह सकता कि इसमें लाइटिंग नहीं यूज़ हुई है, क्योंकि अब ये लग रहा है कि इसमें थोड़ी जान आ गई, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये शॉट, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ मैं करूँगा वो ऑब्वियसली ऑप्शनल है, आप लोगों को देखनी है, आप लोगों को करनी है कि नहीं करनी है, बट मतलब थोड़ा सा कर लोगे, थोड़ा केयरफुली करोगे तो अच्छा लगता है। देखो क्या है कि इस पॉइंट पे ना इसके स्किन टोन्स इससे मेरे स्काई से बहुत मैच हो रहे हैं, मेरे को वो नहीं चाहिए। हमारे कैरेक्टर के स्किन टोन्स हमेशा थोड़े से इससे डिफरेंट दिखने चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्वालिफायर यूज़ करूँगा, बट उसका एक बहुत ही सटल तरीका है यूज़ करने का, तो वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं क्वालिफायर लूँगा, मैं इसको क्वालिफाई करूँगा, ठीक है, सॉरी इस पर सिलेक्टेड है, मैं इसको क्वालिफाई करूँगा और इसके बाद मैं ना एक गार्बेज मैट बना दूंगा अपने कैरेक्टर के अराउंड, ठीक है। वो मैं पावर विंडो में जाके यहाँ पर एक मोटा मोटा एक मास्क बना दूंगा कि फालतू चीज़ें और सिलेक्ट ना हो। और उसके बाद मैं इसकी क्वालिफायर पे काम करना शुरू करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके मेरी तरफ से मैं इसके स्किन को सिलेक्ट कर सकूँ। देखो 8-बिट फुटेज है तो बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसमें हो पाएगा, बट अपनी तरफ से जितनी क्लीन की मैं पुल कर सकता हूँ मैं करूँगा। और इसको अच्छा खासा प्री फिल्टर और ब्लर दे दो, इन आउट रेडियस से हमेशा उसको इन रखो ताकि वो लाइन ना बने, और भी थोड़ा ब्लर दे दो। और इसको ट्राई करो अगर आप और भी कुछ इसमें से निकाल सकते हो और सिलेक्शन जितनी क्लीन कर सकते हो। तो मोस्टली मेरी सिलेक्शन अभी काफ़ी हद तक क्लीन है, इससे ज़्यादा ये वाले जो पार्ट्स हैं वो हाईलाइट्स में है तो वो नहीं आएंगे, तो मैं उनको लाने की भी कोशिश नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ पर जूम इन करता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पर दो चीज़ें करूँगा, मैं थोड़ी सी इसकी स्किन करूँगा सॉफ्ट और साथ ही साथ इसको थोड़ी सी शार्पनेस भी दूंगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखना है, ये देखो कितनी ऑलरेडी डिटेल आ गई है ये देने से हमारे फेस में, जो कि नहीं थी वो निकल के आ गई है, ठीक है। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी टोन भी दूंगा अपनी स्किन को, क्योंकि मुझे इससे थोड़ी सी सेपरेशन क्रिएट करनी है। तो मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा जैसा इंडियन स्किन टोन होता है हल्का सा ऑरेंजिश और हल्का सा और ब्राइट भी दूंगा, और ये चीज़ मैं करूँगा। और अगर अब आप देखोगे मैं इस नोड को ऑन ऑफ करता हूँ तो हमारे कैरेक्टर पे और भी डिटेल आ गई है और अच्छा लग रहा है। और इतने जूम आउट में जो है आपका कैरेक्टर आप देखोगे कि बुरा भी नहीं लगेगा, ना ही वो स्किन टोन्स आपको ब्लर होती हुई दिखेंगी, अच्छी लगेगी वो चीज़। हाँ, आपको ये मास्क अपना ट्रैक जरूर कर लेना है ताकि वो हिले ना, और ये मैनुअली ट्रैक करो ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो आप फिक्स कर सको। बट ओवरऑल इसने वैसे अपनी तरफ से अच्छा ट्रैक कर लिया तो मेरे को इशू नहीं है। तो ये देखो एक अच्छा खासा मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट आ गया है जहाँ पर कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इतना मैंने कर लिया, अब यहाँ तक ऑलरेडी मेरी फुटेज ऑलरेडी आप देखोगे ना, तो ये सारे नोड अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो ये बेसिक थी सिर्फ, और ये लग रही है कितना ऑलरेडी डिटेल और अच्छा सुंदर ये चीज़ लगने लग गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप सिर्फ एक चीज़ और कर सकते हो कि थोड़ी सी अब हमको चाहिए इसमें सेपरेशन। अब ये सारा वार्म की तरफ है तो पीछे के जो ग्रीन्स हैं मैं उनको थोड़ी कूल की तरफ लेके जाऊँगा। तो इसमें दो तरीके करने के, एक तो जो आपने आउटसाइड नोड बनाया था आपका वो इस टाइम पे हेल्प कर सकता है। तो आप यहाँ जाओ जहाँ आपने अपने बैकग्राउंड को डार्कर किया था, अब उसको थोड़ा सा कूल टोन्स की तरफ लेके जाना यहीं से शुरू कर सकते हो हल्का सा। और उसके अलावा आप थोड़ा सा और एक और नोड बना के अपने ह्यू वर्सेस ह्यू ग्राफ में जाके अपने ग्रीन्स को पर्टिकुलरली पिक करके थोड़ा सा उनका
कूल टोन्स और दे सकते हो उनको। तो ये एक अच्छी खासी और टोन हमारी इमेज में आ गई है। तो अब ये देखो, ये सारी चीज़ें थी जो हमने करी है, जो यहाँ से हमारी इमेज को यहाँ तक ले आई है। अब कितना मतलब एक अच्छी चीज़ लगती है ना, एक अच्छी इमेज जो है निकल के आई है, चीज़ लग रही है। ये नहीं लग रही कि कोई मतलब सिंपली शूट करके डाल दी, कुछ एक फील है, एक लुक है इमेज के अंदर जो कि होनी भी चाहिए। और इस पॉइंट पे क्योंकि इस इमेज में थोड़ी सी नॉइज़ आनी शुरू हो गई जो हमको यहाँ पर दिख रही होगी, तो मैं बहुत ही माइनर सा जस्ट आई थिंक 5 बहुत है, थोड़ा सा इसको वो दे दूंगा। तो अब देखो, अब हमारी इमेज क्लीन अप भी होगी जो कि हमको चाहिए था। ये देखो, तो अब ओवरऑल सब डन है। तो ये बेसिक चीज़ें थी यार जो आप लोगों को यूज़ करनी है। ये सारे टूल्स यूज़ करके आप बहुत आराम से, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है आप ग्रेड कर सकते हो। ये कोई बहुत ही एडवांस ग्रेड नहीं है, बट फिर भी आप देख रहे हो हम यहाँ से यहाँ तक आ गया, जो कि एक इंप्रेसिव आउटपुट है फॉर अ सोनी फुटेज। बहुत अच्छा खासा आउटपुट आ गया है। डेफिनेटली आप क्लाइंट को दोगे, वो खुश होगा ही होगा। तो गाइज अब देखो, हम लोगों ने सब कर लिया, प्रोजेक्ट आ गया, सब हम ग्रेड वगैरह करके बैठे हैं। अब फाइनल बात आती है रेंडर की, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप कितना ही अच्छा DaVinci में ग्रेड कर लो, अगर आप प्रॉपरली उसको आउटपुट करके क्लाइंट तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आपके सिस्टम पे पड़े पड़े उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो इस पे बारे में रेंडर पेज में बहुत सिंपल सा है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, बट मैं ये यूज़ करना रिकमेंड नहीं करता, मतलब क्योंकि हर यूज़ केस अलग है यार, और इन लोगों ने अपने हिसाब से बना दिया। हम लोगों को अपने हिसाब से देखना है कि हमें इस सिचुएशन में क्या चाहिए। तो आप हमेशा कस्टम में जाओ, यहाँ पर आप अपने फाइल का नेम दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो, आपको कहाँ पर सेव करनी है। उसके बाद आप ऑडियो और वीडियो, आपको वीडियो के साथ ऑडियो चाहिए या नहीं चाहिए, कि अभी सिर्फ ऑडियो चाहिए वीडियो नहीं चाहिए, तो आप ऑन ऑफ को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये फाइल का ऑप्शन होता है। अगर आप मतलब मान लो यहाँ बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं, तो आपको अगर इंडिविजुअली सारे शॉर्ट्स जो है रेंडर करने हैं, कि सारी क्लिप्स अलग से रेंडर हो जाए, एक ही क्लिप में पूरा रेंडर ना आए, हर एक क्लिप अलग से रेंडर हो जाए, तो वो भी ऑप्शन DaVinci ने दिया हुआ है। फॉर द टाइमिंग हम नॉर्मल रेंडर की बात करते हैं, क्योंकि आपको म्यूजिक वीडियो या कुछ भी आएगा तो आप सीधा पूरी ही रेंडर करके दोगे। अपने वीडियो में जाना है, वीडियो ऑन होनी चाहिए, ऑडियो में जाना है, ऑडियो ऑन होनी चाहिए। वीडियो में 2 बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मतलब यूट्यूब पे आप डालोगे और इंस्टाग्राम पे आप अगर डालोगे, और किस रेजोल्यूशन के लिए क्या क्वालिटी रखनी है ताकि अच्छे से कलर्स डिलीवर हो सके। तो यूट्यूब के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप MP4 में डिलीवर करो, H.264 में। एनकोडर आप NVIDIA का या AMD का यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन जो भी ग्राफिक कार्ड आपके पास है वही यूज़ करो, उससे तेज़ रेंडर होगा। नेटिव यूज़ मत करो। और उसके बाद रेजोल्यूशन जो आपको जिसमें डिलीवर करना है, अपना फ्रेम रेट, और मेन जो गेम है ना वो यहाँ क्वालिटी में आती है। इसको ऑटोमेटिक पे नहीं रखना है, इसको रखना है रेस्ट्रिक्ट टू पे। तो अगर तो आप डिलीवर कर रहे हो 1080p में, तो आप 80,000 से 1 लाख तक दे सकते हो। और अगर आप डिलीवर कर रहे हो 4K में, अगर आप 4K चले जाते हो, तो आपको यहाँ पर देना है 1,20,000 से लेकर 1,40,000 तक। इससे ज़्यादा मत देना, वरना फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इतने देने के बाद ये सब ऑप्शंस ऑटोमेटिक ही ठीक है। एडवांस में जाके बस एक ये ऑप्शन आप एनेबल कर सकते हो, और इसके अलावा एक ये ऑप्शन एनेबल कर सकते हो अपनी हाईएस्ट सेटिंग्स के लिए। उसके बाद कुछ नहीं करना होता, ऐड टू रेंडर क्यू करके, और यहाँ से सिर्फ आप रेंडर पे क्लिक करोगे तो वो रेंडर हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो यही खत्म करता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को लगता है कोई भी टॉपिक था, चाहे वो ग्रेडिंग का था, चाहे वो एडिट पेज का था, चाहे वो मीडिया पेज का था, कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को लगता है कि क्लियर नहीं हो पाया है, तो मुझे कमेंट्स में बता दो। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट आए होंगे मैं उस पर एक पर्टिकुलरली सेपरेट इन डेप्थ वीडियो बना दूंगा। बट ये क्रैश कोर्स था ओवरऑल, मतलब जिसे कहते हैं ना, ये वीडियो वो थी जो देखने के बाद आप लोगों को, जिसे कहते हैं ना, अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया तो आप पूरा खत्म करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो। इस वीडियो का पर्पस बस यही था। तो आई होप मैं वो सॉल्व कर पाया हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसी के साथ साथ अगर मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन पे आ रही होंगी, वो भी जाके देख लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।